आज का टॉपिक है रीअसेसमेंट एंड अदर बर्निंग इशूज़। और रीअसेसमेंट इस समय वास्तव में जिस तरीके से 148 और ये सब चल रहा है उसमें हम सबके लिए काफ़ी उसमें समझने को है और हम सबके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने सवालों को बिल्कुल तैयार करके रखें और हमारे जो वक्ता हैं वो पूरे सक्षम हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि बिना किसी रुकावट के सीधे हम लोग का वक्तव्य आए। Respected President, members on the dais, my seniors and dear friends. Today's topic is reassessment and certain burning issues. The burning issues will be on lines of various Supreme Court judgments that have recently come and that will be hitting us badly in assessments. So let us start with reassessment. As you all know, there has been a tremendous change in the entire stream of reassessment. एक sea change हुआ। 1/4/2001 फाइनेंस एक्ट 21 में ये चेंज आया था जहाँ 148 के प्रोविजंस को चेंज किया गया और एक स्कीम लाए, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 148A। पुरानी रीअसेसमेंट जो थी 1/4/2021 से पहले, it was based on the sole issue was reasons to believe. If the assessing officer had reasons to believe, he could reopen your case. होता क्या था, इसमें एक चीज और थी कि असेसिंग ऑफिसर रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वो रीजन रिकॉर्ड करता था और आपको 148 थमा देता था। उसके बाद आपको रिटर्न भरने के लिए कहा जाता था, रीजंस भी नहीं दिए जाते थे। 148 की रिटर्न आपने फाइल करें, अब आप रीजंस मांगिए, आपने रीजंस मांगे, फिर आप उन रीजंस पे ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का केस है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट था पिछली रिजीम के लिए 259 ITR में। जीके एंड ड्राइव शाफ्ट में डायरेक्शन थे कि असेसिंग ऑफिसर जो आपके ऑब्जेक्शंस है वो डिस्पोज करेगा बाय अ स्पीकिंग ऑर्डर। बहुत लिटिगेशन, तो ये नई स्कीम लाई गई 1/4/2021 से और मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल जो इसका था वो ये कहता था, आई रीड इट आउट, वो ये कहता था कि ये स्कीम इसलिए लाई जा रही है कि इतना लिटिगेशन है तो नए तरीके से काम किया जाए। हम पहले रीजन रिकॉर्ड करते हैं, अब पहले रीजन नहीं रिकॉर्ड करते, हम पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये फिट केस है खोलने के लिए या नहीं। तो एक प्रॉपर स्कीम है उसमें। So let me take you to the memorandum explaining the finance bill. I'll just take a second on that. The bill said, due to advancement of technology, the department is now collecting all relevant information related to transactions of taxpayers from third parties under section 285BA of the Act. Similar information is also received from other law enforcement agencies. This information is also shared with the taxpayer through annual information statement. Department uses this information to verify the information declared by the taxpayer in the return and to detect non-filers or those who have not disclosed the correct amount of total income. Therefore, assessment or reassessment, escaping assessment to a large extent is information driven. It is expected, what important, it is expected that a new system would result in less litigation and would provide ease of doing business to taxpayers as there is a reduction in time limit by which a notice of assessment or reassessment or recomputation can be issued. So the basic फंडा उनका ये था कि चलो यार लिटिगेशन खत्म की। वेरी अनफॉर्चुनेट कि लिटिगेशन खत्म नहीं हुआ इस 148A के आने से और नई स्कीम के आने से। ये पहली बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि नए सेक्शन पे आने पे इतना बवाल है, और बवाल लाजमी है, जायज़ है और ये एसएससी का हक भी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फेवर करता है, उसके बाद भी हमें ये लगता है कि सब गलत हुआ 148 में और 148A में, नई रीजिम में सब गलत। शुरू कैसे हुआ झगड़ा
कि फाइनेंस एक्ट 21 में नया सेक्शन लाया, नई पॉलिसी ले, ठीक है, कोई बात। इससे पहले जब कोविड चल रहा था तो टैक्स एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एक्ट एक लाया गया 2020, जिसमें ये कहा गया कि सरकार को ये राइट है कि आप किसी भी एक्ट की कोई लिमिटेशन डेट खत्म हो रही हो तो उसको नोटिफिकेशन से बढ़ा दीजिए, ठीक है सर, बढ़ा दिया। सरकार ने क्या किया कि 148 जो एक नोटिफिकेशन लाए सरकार टोला में, इसे टोला कहते हैं, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एक्ट, इसमें सरकार नोटिफिकेशन लाया 3 बार, जिसमें उसने पहले डेट बढ़ाई कि जो टाइम बार हो 20 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जितनी टाइम बारिंग डेट्स, फिर बोल रहा हूँ 20 मार्च 2020 से, मतलब मार्च 21 भी कवर हुआ, मार्च 20 भी कवर हुआ, मार्च 21 भी कवर हुआ, 20 मार्च 2020 से लेके 1 साल तक की जितनी टाइम बारिंग डेट्स हैं उनको 30 अप्रैल बढ़ा दिया। फिर एक नोटिस को लगाया, कोविड और बढ़ गया तो उन्होंने उसको 30 जून कर दिया, 21। फिर ये डेट्स बढ़ गई। असेसिंग ऑफिसर जो मार्च 14 के केस, असेसमेंट ईयर 13-14, मार्च 13 और मार्च 14, मार्च 13 के केस असेसमेंट ईयर 13-14 मार्च 20 तक को ले जा सकते थे, और असेसमेंट ईयर 14-15 के केस मार्च 21 तक को ले जा सकते थे। ये 2 साल के केसेस ऐसे थे जो इस नोटिफिकेशन से बढ़ गए, लिमिटेशन बढ़ गई। वो लिमिटेशन अफसरों के अकॉर्डिंग 30 जून 21 तक उनको वो सर्कुलर पे गाइडेड थे। इधर फाइनेंस एक्ट 21 में 148 को अबॉलिश कर दिए गए पुराने लॉ। तो झगड़ा ये था कि क्या एक नोटिफिकेशन एक डेड सेक्शन को अलाइव कर सकता है या नहीं। डेड सेक्शन मतलब 148 was substituted, reasons to believe have been substituted, there is a new policy, 148A फॉलो करना है। क्या आप पुराने नोटिस को 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक दे सकते हैं या नहीं, झगड़ा ये था। तो 90,000 1 लाख केस खुले तो असेसी भागे हाई कोर्ट। सिर्फ एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट था जिसने कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते, ठीक किया, नोटिफिकेशन ठीक है, असेसिंग ऑफिसर बाइंडिंग। बाकी यूपी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे, कलकत्ता, एवरीवेयर इट वाज कि ये केस नहीं खुल सकते। क्यों नहीं खुल सकते? इसलिए नहीं खुल सकते कि टोला एक जो खत्म हो चुके हैं सेक्शंस उनको एक सर्कुलर से नहीं बढ़ा सकते। ऐसे तो आप कोई भी डेड सेक्शन को अलाइव कर दें, नहीं, this is not possible. टोला was to extend the dates of existing sections, जो चल रहे हैं sections। ये थोड़ा एक एक्ट रिपील हो गया, एक एक्ट ही खत्म हो गया, आप टोला से उस एक्ट की डेट बढ़ा दें, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, आ गया इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन CIT वर्सेस आशीष अग्रवाल, वेरी गुड डिसीजन डायरेक्टली ऑन द इशू। जिसने कहा नहीं जी टोला डेट नहीं बढ़ा सकता, असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 टाइम बाद वो केसेस हो ही नहीं सकते। 90,000 रेट फाइल हुई, 40-50 मैंने करी होंगी, मैं सब में जीता। पंजाब हाई कोर्ट मेरे फेवर में था, मेरे क्लाइंट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरे क्लाइंट के फेवर में, सारे मेरे फेवर में। बहुत खर्चा हुआ, बहुत फीस लगी, हाई कोर्ट के लॉयर को फीस भी देनी पड़ती है, तो हाई कोर्ट के लॉयर की मौज आ गई, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट गया डिपार्टमेंट, भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इशू बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो सही है, हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट द ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड पब्लिक एट लार्ज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड द पब्लिक एट लार्ज, हम ये मानते हैं कि जो गलत, ये तो मानते हैं गलती हुई है, ये भी लिखा है गलती हुई, लेकिन इन पुराने नोटिसेस को नई स्कीम में दिया हुआ माना जाए। नई स्कीम में 4 लेयर्स हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा कि 4 लेयर्स क्या हैं, शुरू कैसे होते हैं सेक्शंस। तो नई स्कीम में माना जाए और इन्हें शो कॉज नोटिस मान लिया जाए और कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है,
जो नई स्कीम में परमिशन है, और फिलहाल के लिए इन नोटिस के लिए नई स्कीम में परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पुराने इलीगल नोटिस जो थे उनको हम वैलिडेट करते हैं, और जितने केस हाई कोर्ट में इसमें पेंडिंग है या जितने हो चुके हैं उन केसेस को इन्हीं लाइंस पे डिसाइड किया जाएगा। यहाँ तक आई थिंक एवरीवन इज ओके। Now let us come to the sections. The definition. What does 148 earlier say? What does the new 148 say? What does the new scheme 148A say? And how do we do? Let us come to the section 147. मैंने पहले आपको बताया था कि 147 में पहले एक ही लाइन पे गेम चलता था, रीजंस टू बिलीव, वो नए 147 में हटा दी गई। So I'll read out the section. It's a small section. If any income chargeable to tax in the, they say any income chargeable to tax has escaped assessment. They do not say assessing officer has reason to believe. They say if any income chargeable to tax in the case of an SSC has escaped assessment for any assessment year, the AO is subject to the provision of 148 to 153. 148 to 153 में कितने टाइम तक आप खोल सकते हैं, ये सब है, किसका सैंक्शन लेना है, किसकी परमिशन लेनी है। Assess or reassess such income or recompute the loss or the depreciation or any other loss or deduction referred to for the assessment year. इससे पिछला सेक्शन ये कहता था if the assessing officer has reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment, reasons to believe हटा दें। अब आ जाए हम 148, पहले 147 था, 148 है। Before making the assessment, reassessment or recomputation, and subject to the provisions of the new section 148A, इसका मतलब 148 का जो नोटिस इशू होगा वो 148 के मद्देनजर ही होगा, उसको 148A की स्कीम के दरमियान ही हो सकता, उससे बाहर नहीं हो सकता। And subject to the provision of 148A, the assessing officer will serve on the notice, serve on the assessing a notice, along with a copy of order under section 148AD, if required. If required का भी एक मीनिंग है यहाँ कि ये नोटिस देंगे 148A की स्कीम को मद्देनजर रखते हुए, और यदि कोई 148AD का ऑर्डर होगा वो साथ में, ठीक है। अब 148A पे आ जाते हैं, तब 148AD का रेफरेंस समझ में आए तो केस खोला जा सकता। पहले 148A पे नहीं था, 148AD नहीं था, बाकी लाइन सेम है। इसमें 148 में इन्होंने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, if the assessing officer is in the possession of any information. Now what is the information? फाइनेंस एक्ट 21 में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन मेंशन थी, जिनको चेंज करके फाइनेंस एक्ट 2022 में इनको 5 इंफॉर्मेशन कर दिया। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन 1 to section 148, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द इंफॉर्मेशन विद द असेसिंग ऑफिसर विल सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू tax has escaped assessment are any information, पहले था flag, ये word हटा दिया गया, any information in the case of the SSC for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board. वो इनसाइड पोर्टल इधर से कलेक्ट कर रहे हैं, उधर से कलेक्ट कर रहे हैं, यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रेड फ्लैग देती है उस पर केस खुल जाएगा। एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, पहले ये था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो फाइनेंस एक्ट 2021 में 2 दिए गए थे, उनमें एक ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी था, एक था कि एनी फाइनल रिपोर्ट ऑफ सीएज उस पे खुल सकता, लेकिन उसको फटाफट उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2022 में बदला, ये हटाया कि फ्लैग बर्ड हटा दिए, जो फ्लैग ना हो और नजर आ रही हो पकड़ने आ जाए, जो फ्लैग ना हो तो क्या होगा, तो खोल देंगे। एनी ऑडिट, अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जगह हटाई कर दिए एनी ऑडिट पार्टी, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑडिट पार्टी, कैन बी इंटरनल ऑडिट पार्टी, कैन बी सीएजी, कैन बी रेवेन्यू, जो नाम सरकार अपने देती है
3-4 तरीके के वर्ड्स होते हैं, तो अगर उनमें कोई खुलेगा तो खुलेगा। कोई इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 and 90A, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज, उनके मार्फत कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो केस खोल दिया जाएगा। Any information made available to the assessing officer under section 135A. Section 135A is collection of faceless information through faceless means. वो कहते हैं हमें नहीं जरूरत, हम सब रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन ले लेंगे ना, 285 में कलेक्ट कर रहे हैं ना, 133(6) चल रहे हैं ना। ऐसे बहुत सेक्शन है 133 में जो अलग अलग विभागों को, आजकल शेयरिंग पॉलिसी आ गई है, जीएसटी इनकम टैक्स को बता रहा है, इनकम ईडी को बता रहा है, ईडी इनकम टैक्स को बता रहा है। कोई इंफॉर्मेशन 135 की गवर्नमेंट की फेसलेस पॉलिसी के तहत कोई इंफॉर्मेशन एसएससी की आती तो केस खोल दिया जाएगा। And any information which requires action in consequence of the order of tribunal or court। ये भी बड़ी मजेदार बात है कि फर्ज करिए किसी का कैश क्रेडिट सेक्शन 68 का एडिशन, वो एसएससी कहता है सर ये कैश क्रेडिट मुझे इस साल में नहीं आया, मुझे पिछले साल में आया, तो ये मेरे हाथ में इस साल में जुड़ नहीं सकता। ए वो जोड़ देता है, सीआईडीपी भी जोड़ देता है, ट्रिब्यूनल छोड़ देती है, लेकिन ट्रिब्यूनल छोड़ते वक्त ये कहती है नो नो नो, दिस एडिशन कुड नॉट हैव बीन मेड इन दिस ईयर, बट इट कुड हैव बीन मेड राइटली इन द अर्लियर ईयर, ऑन दिस डायरेक्शन द केस कैन बी रीओपन्ड, or the preceding year of the assess. Where the tribunal is saying, is making a statement, yes, it could have validly been made in the earlier year, then it can be made in the earlier. This will constitute a direction of the court. अगर टाइम पास हो चुका तो टाइम पास हो चुका तो भी खुल जाए। I have a judgment on this issue identical. कि अगर टाइम पास हो चुका तो भी it is a direction of the court and it will be reopened. Identical issue, Delhi High Court is against us. They said it is time, but there is nothing going in the direction of the court. Now explanation 2 to section 148, very important. में जो explanation 2 है, it covers the search assessment, raid assessments. पहले raid assessments सबसे पहले होती थी 158 BC/BD में, सेक्शन 158 BC था जो जिस पे छापा पड़ता था, और BD वो था कि किसी और का कागज मिल जाए जिसका रेड हुई है। सपोज मेरा कागज कहीं और मिल गया, किसी का रेड हुई है, तो मेरा BD में खुल जाता है, मेरे पे भी रेड मान लो। मार्च 13 फाइनेंस एक्ट 2003 नई स्कीम आई 153A and 153C. 153A was for raid assessments, C was for other persons जिनके कागज रेड में दूसरे बंदे के मिले, उनका भी केस खुल जाता। कोई बात नहीं, अब ये दोनों खत्म करके सारे ले आए 148। 148 नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस होगा 148A के तहत, जो स्कीम दी है 148A, लेकिन रेड असेसमेंट्स में 148A लागू नहीं होता, सिर्फ 148 लागू। अभी मैं जब जाऊंगा 148A में तो आप समझ जाएंगे कि कैसे लागू। रेड असेसमेंट वालों के लिए ज़्यादा बवाल है, बहुत ज़्यादा बवाल है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम पावर्स दे दी हैं कि किसी का भी केस खोल दो, किसी के हाथ में भी जोड़ दो, कोई इसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट 148A में, वहाँ से वापस फ्लो करेंगे एक बार 148 पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, क्यों मूवमेंट है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ देता हूँ। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, वो कहते हैं कि जिन केसेस में रेड हो गई, जिन केसेस में सर्वे हो गई, या यदि मेरा कागज किसी और का मिला, उन केसेस में the assessing officer shall be deemed to be in the possession of information. इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, केस खुल जाएगा। सर्वे हो गए, 3 साल खुल गए,
सर्च हो गई, 3 साल खुल गए, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन सर्च असेसमेंट्स टू रीओपन देयर केसेस। ये क्यों हुआ ये भी बता। ये इसलिए हुआ कि लैंडमार्क जजमेंट है काबुल चावला, अगर आप गूगल करेंगे वो रेट असेसमेंट्स नहीं चलता है। वो लॉ अब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए पेंडिंग है, लेकिन आज तक का लैंडमार्क जजमेंट और ऑल ओवर इंडिया फॉलो द ट्रिब्यूनल्स। उस जजमेंट का ये कहना है कि सर्च की असेसमेंट से ड्रैकोनियन चीज है, तो क्यों ना आपने इतनी मेहनत करी, डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत करी, डिपार्टमेंट ने किसी ने छापा मारा तो किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड मारा, और इंफॉर्मेशन बेस्ड मारा तो किस बात पे एडिशन किया? उसके अनसिक्योर्ड लोन जोड़ना जोड़ दोगे तो ठीक, उसी बैलेंस शीट में आ रहे, उसको इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट पे आप जोड़िए। इफ एनी डॉक्यूमेंट इंक्रिमिनेटिंग मतलब नंबर 2 जो कर आपंचन कर चोरी शो करता हो, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है तो उसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसी का एडिशन होगा सर्च में, नहीं तो एडिशन नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन खड़े से कंफर्मेशन फाइल नहीं करी, मैं एडिशन करता हूँ, नहीं हो सकता एडिशन, ये नहीं कर सकता। उसका कागज क्या मिला नंबर 2 कोई नहीं मिला, तो एडिशन नहीं हो सकता। काबुल चावला को ओवररूल करने के लिए इन्होंने क्या कि लॉ में लिया है कि 148 सर्च केसेस, सर्वे केसेस और सर्च के दौरान किसी और का कागज होगा, उन केसेस में जब 148 होगा, then the AO is deemed to be in the possession of the information. He does not need any information and he can make any addition because 148 में पहले ही होता था कि जिस रीजन पे केस खुला है अगर उस पे एडिशन नहीं हुआ तो कोई एडिशन नहीं हो सकता। लेकिन अब 148 में ये हो गया कि किसी भी इशू पे एडिशन हो सकता है और रेड में भी किसी भी इशू पे एडिशन हो सकता है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि अनसिक्योर्ड लोन नई रेजीम में अनसिक्योर्ड लोन अगर बैलेंस शीट में है और मैं कंफर्मेशन आइडेंटिटी जेन्युइननेस क्रेडिटवर्दीनेस नहीं देता तो एडिशन हो जाए, उसके लिए इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। दे आर डीम्ड टू बी इन द पोजीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। They need not tell you which income has escaped assessment. They are not bound. Such assessments उनको खुली छूट है एडिशन। Explanation 2. For the purpose of this section where a search is initiated on section 142 or a survey is conducted on section 133 or the AO is satisfied that this document pertains to somebody or this document belongs to somebody, then the assessing officer shall be deemed to have information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment. It is clear. Let us come to 148A. Now the very important scheme. और आपके जितने 148 खुल रहे हैं वो 148A के तहत ही खुल रहे हैं। 148 की जब A की स्कीम खत्म होगी, D का ऑर्डर पास होगा तो आपको 148 का नोटिस आएगा। उसके साथ वो चाहे तो डी का ऑर्डर यदि पहले दे चुका है तो दोबारा नहीं देगा, लेकिन अगर डी का ऑर्डर नहीं दिया है तो 148 के साथ चिपका के डी का ऑर्डर भी दे देगा। 148A. Before issuing any notice under section 148, what the AO will do? First, A. 148A, A, small a. Conduct an inquiry if required. Please understand, ये बहुत जरूरी है. You will enjoy these lines. Conduct any inquiry if required with the prior approval of the specified authority with respect to the information which suggests that the income as chargeable is escape assessment. It shows that he has to take a permission under section 148A. In case he wants to conduct an inquiry. आप में से ये बताइए कि आप में से किसको 148A का नोटिस है? किसी को आया, किसी को नहीं आया। तो इसलिए नहीं आया कि असेसिंग ऑफिसर जो अब नेक्स्ट लेवल है 148AB, वो एक शो कॉज नोटिस आपको दे रहा है। वो शो कॉज नोटिस में क्वेरी पूछो। शो कॉज नोटिस होता है एडिशन करूं या ना करूं,
ये नहीं होता बताओ भाई ये क्या किया है, आपसे पूछता नहीं है, पूछता भी है, लेकिन लॉ में क्या लिखा है कि वो शो कॉज नोटिस देगा 148A(b). प्लीज लिसन, he will provide an opportunity of being heard to the assessee under section 148A(b), serving upon a notice to show cause within this time why this addition should not be made। होता क्या है और वो क्या रहा है, 148A(b) में वो आपको शो कॉज तो लिख रहा है, लेकिन वो आपसे क्वेरीज पूछ, क्वेरीज को 148A में पूछती, 148A(b) में नहीं पूछती। और 148A में जब क्वेरी पूछनी है, he has to conduct an inquiry, he has to take a permission of the specified authority। He is missing that leg, and he is raising the queries to you in practical sense under section 148A(b)। तो ये आप जब आपके एडिशन होंगे, ईश्वर करे ना हो 148A(d) का ऑर्डर क्लीन आ जाए, लेकिन एडिशन होंगे तो आपको चैलेंज करना चाहिए 148A में उसने मेरे से इंक्वायरी नहीं करी, और 148A(b) में वो इंक्वायरी कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको इंक्वायरी ही करनी थी तो 148A ने पहले प्रीवियस अप्रूवल लेता स्पेसिफाइड अथॉरिटी तो कर। ये लिटिगेशन का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें आप जीतेंगे। अगर आप ये ध्यान रखें कि 148A का नोटिस आया नहीं और 148A(b) में मुझसे क्वेरी कर रहा है तो वो गलत है, क्वेरी नहीं कर सकता, वो सीधा यही पूछेगा कि शो कॉज क्यों ना दूं, ये इनकम तुम्हारे हाथ में जोड़ूं क्यों, ये बताओ। वो आप जो भी कहते रहिए, आप अपना दलील दीजिए, ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे क्वेरी नहीं कर सकता 148A(b)। 148AC में वो आपका रिप्लाई कंसिडर करेगा, और 148A(d) में वो ऑर्डर पास करेगा कि रीओपनिंग मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। He pass a detailed order. This is the scheme of 148A. I am repeating, 148A. If he has to conduct an inquiry, if he wants to, he has to take the permission of specified authority. 148A(b) is he'll serve you a show cause notice as to why addition should not be made. 148AC, he will consider the reply of the assessee. 148AD, he will pass an order proposing to initiate reassessment proceedings or not. And then with 148AD, he will issue you a notice under section 148. 148AD में ड्रॉप कर देंगे, 148AD का तो ऑर्डर होगा ही। यहाँ तक है क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वापस लेके जाऊंगा 148 में, वहां मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, 148 में ये लाइन पढ़ाई थी कि वो नोटिस देगा 148 में with the order of 148AD if required। क्यों लिखा है वहां if required? आगे आते हैं हम कि 148A will not apply, it will not apply to such cases। 148A will not apply, 148 will apply। 148A will not apply, 148 will apply। That means ये जो ऊपर के 4 स्टेप्स थे 148A वाले A B C D, ये such cases में नहीं होंगे। 148A will not apply to such cases at all। 148A will not apply to those cases जिनमें किसी की सर्च में मेरा कागज पकड़ा गया है, ठीक है जी। तो इन केसेस में 148A अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये 4 इंक्वायरियां होंगी नहीं। इसका मतलब हम वापस 148 पे जाते हैं तो मुझे डीम टू बी इन द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन 2 वो हो गया और वो 148 में फॉल कर गया। 148A का नोटिस आपको रेड में नहीं आए, 148 का सीधा आए, तो उसको पूछने की जरूरत ही नहीं। वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल देंगे और आपको नोटिस दे देंगे। Am I clear?
I hope you have understood the controversy of 148 versus old 148 versus 148A. That controversy कि कौन-कौन से टाइम बार हो रहे थे। अब क्या हुआ, मैं वापस वहां जा रहा हूँ, उसको खत्म करूँ। अब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया अपना 148 को वैलिडेट करते हुए, उसने कहा कि 148 जो गलत इशू हुए वो 148A-B का शो कॉज माने जाएंगे और 148A की जो अप्रूवल है उसकी जरूरत नहीं है। और AOs आर डायरेक्टेड कि 2 हफ्ते के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो फटाफट एसएससी को प्रोवाइड कर दें कि एसएससी अपना 148C की जो जवाब देने हैं वो जवाब दे और डी में आप ऑर्डर पास करें। ये हो गया जी। इसके बाद बोर्ड ने एक सर्कुलर दिया 11 मई 2022 को, जिस सर्कुलर का नंबर है 01 of 2020। उस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने ये कहा, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी कहा था ना, उन्होंने उसमें लिख दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आशी जगह जजमेंट आया है और हम ये करते हैं और आगे से असेसमेंट ये 13, 14, 14, 15, 15, 16 वैलिडेटेड है, वो खुल सकते हैं, 16, 17 भी खोला जा सकता है और ब्ला 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 भी। असेसीज ने चैलेंज किया इस सर्कुलर। उन्होंने कहा नहीं, सर्कुलर भी जो टोला कर रहा था वही सर्कुलर कर रहा। आप एक सेविंग, कोई भी सेविंग क्लॉज नहीं था जब 148 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था कि ये जो पुराने केसेस हैं ये कैसे खत्म होंगे, क्या इनको बढ़ाया जा सकता है। फाइनेंस एक्ट भी चेंज कर देते ना, फाइनेंस एक्ट 2021 में जब स्कीम ला रहे थे तो पुराने वालों के बारे में बोल देते कि भाई पुराने सेक्शन में क्या होगा, उनके कोई ओवरलैपिंग केसेस होंगे, उनका क्या होगा। तो कोई सेविंग क्लॉज तो था नहीं, तो वो तो खत्म हो गई 31 मार्च को, उसके बाद वो नहीं कैरी फॉरवर्ड करे जा सकते। तो करंट डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट इज इन फेवर ऑफ द एसएससी। असेसमेंट के 13, 14 और 14, 15 टाइम बाद अगर आपके कोई केसेस हैं, आप सीधा हाई कोर्ट का जजमेंट लगाइए और उस ग्राउंड पर चैलेंज करिए लीगली। असेसमेंट ये 13, 14, 14, 15 टाइम बाद और बाकी चलेंगे 16, 17 और 17, 18 असेसमेंट ईयर नई रिजीम से गाइड होंगे। 15, 16 विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि 15, 16 मार्च 22 से पहले आ रहे हैं। इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस कि आपको कब नोटिस इशू हुआ, क्या हुआ, लीगल है नहीं लीगल, उसका हम नहीं है। लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि असेसमेंट ये 13, 14, 14, 15 आउट, टोटली आउट। यू आर बाउंड बाय द जुडिशनल हाई कोर्ट जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट इज अगेंस्ट यू, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक छोटा सा जजमेंट पास किया ये कहते हुए कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहे, वी आर बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये लेकर उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को डिटेल में डिस्कस किया, टोला को डिस्कस किया, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एक्ट को डिस्कस किया और सारे सर्कुलर्स को डिस्कस करके ये बोला कि नहीं, एक लॉ जो ऑब्सोलीट हो चुका है 31 मार्च 2021 को, उसको एक सर्कुलर से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज डेड, यू कैन नॉट मेक अ डेड मैन। आई होप आई एम क्लियर। आई होप 148A is clear. I hope 148 is clear. I hope the new scheme is clear. I hope आप लोग किस चीज का ध्यान रखना है, to follow how the movement of 148 will move 148A. The 4 steps है, ठीक है? Any queries on 148A? If you want to note down the case of the Gujarat High Court, you can note down, and the Allahabad High Court. Allahabad High Court में तो राजीव बंसल के नाम का केस है,
वेरी लैंडमार्क इस वक्त तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जजमेंट्स और गुजरात हाईकोर्ट का किनारा इंडस्ट्रीज करके जजमेंट ऑन दिस इशू वेयर दे हैव सेड कि असेसमेंट ईयर 13-14 and 14-15 are time discussing Tola, discussing Ashish Agarwal Supreme Court, discussing all the notification and circulars on the issue. Now I'll discuss certain small controversies where you can be benefited, where you can challenge 148A. किस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हैं, कुछ छोटे फैक्ट्स, और फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे जाएंगे, कुछ और अलग इश्यूज से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. 148A(b) is an order. It is an order. It is written. It is an order. Whether it is appealable or not is the question. Can you go against this order to the CIT appeals? No, you cannot. You can only file a writ in the High Court against the order, क्योंकि अभी appealable orders में इसको include नहीं किया गया. So you can just file a writ directly to the High Court on a jurisdictional legal issue, not on merits. Second, 148 में हमें approvals लेनी होती हैं. 148 खुल सकता है 3 साल की, और यदि आपकी टैक्स इवेजन, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन 50 lakhs, they can go up to 10 years. Very clear on this. For lesser, जो 3 साल का है उसमें हमें CIT, DIT, प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT की अप्रूवल चाहिए. और जब हम ऊपर जाते हैं 10 साल वाली रिजीम में, तो हमें प्रिंसिपल DIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल DIT की अप्रूवल चाहिए डायरेक्टर. असेसमेंट ईयर 16, 17 और 17-18 कृपया ध्यान रखिए जब आप उसका 148A(b) का ऑर्डर देखेंगे. एक बहुत लिटिगेशन का पॉइंट दिल्ली में चल रहा है और जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट स्टे दे रहा है बाद में, और ये एसएससी के फेवर में ही है. 140 असेसमेंट ईयर 16, 17 टाइम बार हो रहा है 23 में, 17, 18 टाइम बार. अगर पुरानी रिजीम हम देखें 6 साल, तो ये नई रिजीम में फॉल कर रहा था 148A. हुआ क्या कि इन लोगों ने गलती से पिछली रिजीम में जो अप्रूवल्स लेने के लिए अथॉरिटीज थी उनसे अप्रूवल ले ली. तो आपको 148A(d) का ऑर्डर देखना है कि क्या मेरा अप्रूवल 148A के हिसाब से जो नया 149 आया है, 153 है, 151 है, उसके अकॉर्डिंग है. CIT की अप्रूवल ली गई है या जॉइंट CIT से काम चला लिया है. आप मांगिए कि मेरा अप्रूवल किसने दिया है. असेसमेंट के 16, 17, 18 में देना चाहिए नए सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 148A लगा, आप 148A लगा रहे हैं. मार्च 21 में असेसमेंट के 16, 17 को खोलने की होड़ नहीं थी, 17, 18 को खोलने की होड़ नहीं थी. होड़ थी 13, 14, 14, 15 को खोलने, क्योंकि वो टाइम बाद किसी को तो खोलेंगे. अब वो खोलेंगे नहीं रिजीम में, लेकिन क्योंकि 2 साल का जो कोविड का गैप मिला उसमें भी खुले होंगे. तो इसलिए ये ध्यान रखें कि जब आप अपना 148A(d) का ऑर्डर देखें, ये देखें कि उसमें अप्रूवल 148A में या D में अप्रूवल पुरानी अथॉरिटी से तो नहीं लेके काम चला रहा. बहुत केसेस मिले जब पुरानी अथॉरिटीज ही नाम चल रहे, क्योंकि इशू ही जाके क्रिस्टलाइज हुआ. सुप्रीम कोर्ट भी हुआ है, सब हुआ है, अब जाके इशू सेटल. एक जजमेंट है, आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, 2 ईमेल आईडी डालते हैं जो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. अगर आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी पे नोटिस नहीं आया और सेकेंडरी पे आ गया, तो द असेसमेंट इज लायबल टू बी कॉस्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट. Why not on the primary? Why not when he is giving you a proper address? Why are you not following it? Why is the department not following it? So any notice issued on your secondary email ID and assessed is liable to be quashed. खत्म हो जाएगा. आपका नोटिस डेटेड है 31 मार्च 21,
नोटिस डेट है, लेकिन आपको ईमेल आता है 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल। द नोटिस इज इलीगल एंड इनवैलिड। आपको रिलीफ यहाँ नहीं मिलेगा, आपको शायद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में मिल जाए, हाई कोर्ट का जजमेंट जल्दी आ जाएगा इस इशू पे, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि रिट तभी एक्सेप्ट होती है जब उन्होंने सुननी होती है, और 90% ऑफ द केसेस में अगर रिट एक्सेप्ट हो गई तो वो आपके फेवर में ही जाएगी। तो ये सारे केसेस जो 31 मार्च 21 की नोटिस को डेट को इशूड है, नोटिस आर डेटेड 31 मार्च 21, बट दे आर सर्व्ड ऑन द असेसी ऑन द नेक्स्ट डे और ऑन ईमेल। 2 दिन बाद की ईमेल में नजर आ रहा है, 3 दिन बाद की ईमेल में नजर आ रहा है। आप स्नैपशॉट निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, सब निकाल के रखिए, आपका वो केस छूटेगा। A तो लगा ही नहीं सर्च असेसमेंट, 148 लगा। होता क्या था 158 के टाइम जब 10 साल की एक रिटर्न जाती थी, मैंने वो असेसमेंट्स कराई हैं, 158 में भी कराई हैं, 153 में भी कराई हैं, और 148 नई सर्च में मैंने असेसमेंट कराई। होता क्या था कि जब 10 साल की रिटर्न भरी जाती थी 158 BC BD, तो एक रिटर्न भरी जाती थी 3 तो 10 बैलेंस शीट है, 10 आईटी और समरी ऊपर रिटर्न नहीं कॉलम होता था उसमें भरते। फर्ज करिए आज मेरा केस बरेली में छापा पड़ा किसी एसएससी को, सेंट्रलाइज हो, वो एसएससी या पीडीवी का आईटीओ पीडीवी पे केस। उस जमाने में क्या होता था, आईटीओ पीडीवी का स्क्रूटनी चल रहा है और ये भी चलेगा, दोनों पैरेलली चलते हैं, डुअल असेसमेंट होती है। अभी कारण बताऊंगा, डुअल असेसमेंट चलती रहती है। वो रोक नहीं सकता था, वो कहता भाई साहब कोई प्रावधान ही नहीं है, मैं कैसे रोक दूँ। और सर्च वाला कहता था भैया मेरे पास 10 साल का मुझे करना ही है, क्योंकि वो अपना मरने नहीं देता, कहता भाई इलीगल हो जाएगा, मेरे विजिलेंस हो जाएगी मेरी। और ये भी करता था सेंट्रल सर्विस। अब आ जाइए 153A जब आया, उसने कहा एज ऑन द डेट ऑफ द सर्च ऑल पेंडिंग असेसमेंट शैल अबेट, रोक दी जाएंगी, जीरो हो जाएगी। कहीं स्क्रूटनी चल रहा है, कहीं 148 किसी साल का चल रहा है, सब रोक दिए जाए, and they all will be completed by the assessing officer under section 153A by issuing fresh notices। वो खत्म हो जाती थी, अबेट हो जाती थी, फिर ठीक है। 153 जो आज तक चला 148 से पहले रेट असेसमेंट, उसमें अबेटमेंट क्लॉज था कि 153A और C अगर कहीं और चल रहे हैं स्क्रूटनी में, नॉर्मल स्क्रूटनी में, तो वो अबेट हो जाए। जब ये 148 आया, इसमें अबेटमेंट कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ फिर डुअल असेसमेंट में हम आ गए। ये कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, अनलेस इसमें लॉ में चेंज नहीं आया, अबेटमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं गया, कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। फिलहाल यही है, करंट पोजीशन इज दैट इट विल फॉलो डुअल असेसमेंट, इट विल हैव टू फॉलो डुअल असेसमेंट, कोई नहीं छोड़ेगा अपनी नौकरी। इट इज नॉट क्लियर एट ऑल। Second, when you come to the rate assessment chapter, we have understood that they are deemed to be in the possession of information. 3 years reopen. What about if he wants to reopen another year? Let us say 5 साल पुराने की एक एंट्री मिल जाती है, वो उसे कैसे खोले? कहाँ फंसा वो? इंफॉर्मेशन तो है, पर क्या वो 148A का प्रोसीजर फॉलो करेगा या नहीं? बहुत बड़ा लिटिगेशन का पॉइंट। क्यों? 148A तो कहता है नॉट अप्लाई टू सर्च असेसमेंट, तो वो सर्च असेसमेंट कैसे होगा? बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और इस पे क्लैरिफिकेशन आना लाजमी आए। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चाहे वो कह दें। अभी पहले क्या होता था, 153 में क्या होता था, अगर किसी और का कागज पकड़ा जाए, आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी,
148 एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है, बड़ी मजेदार बातें लिखी हैं क्योंकि मैं ये असेसमेंट कराता रहता हूँ, मुझे पता। 153C अगर मेरा कागज कहीं पकड़ा जाए तो 153C जब आया था उसने लिखा था इफ मिस्टर एक्स इज सर्च्ड एंड गुरुदेव का कागज पकड़ा गया, द डॉक्यूमेंट शुड बिलोंग टू गुरुदेव, द डॉक्यूमेंट शुड बिलोंग टू गुरुदेव, ये 153C कहता था। तो क्या हुआ कि कोई चैट भी नहीं, मैंने कहा मुझे बिलोंग नहीं करती, कोई ईमेल मिली, मैं कहता मुझे बिलोंग नहीं करती, कोई ईमेल में मेरा नाम जरूर है पर मुझे बिलोंग नहीं करती, डज नॉट बिलोंग टू मी। कोई पर्ची मिली, मैं कहता था शरद मिश्रा ने लिखी, हाउ डज इट बिलोंग टू मी, तो मैं बाहर हो गया, मेरी असेसमेंट अलग वर्ड में यस इट डज नॉट, ये पर्ची तो शरद मिश्रा का लिखी, हाउ डज इट बिलोंग टू मी, तो उन्होंने लॉ में चेंज लाया 153C में, फिर उन्होंने बिलोंगिंग छोड़ो, if it pertains to गुरुदेव or relates to गुरुदेव, उन्होंने कहा अब कैसे कह दोगे does not pertain to गुरुदेव and does not relate to गुरुदेव। तो जब आप ये 148 देखेंगे, इसमें जो एक्सप्लेनेशन 2 दिया है और उसमें 153C के दोनों वर्ड्स लिखे हैं, pertain to एक क्लॉज में लिखा है और अगले क्लॉज में belonging दोनों कवर किए हैं कि ये pertaining या बिलोंगिंग के चक्कर में अब कोई एसएससी ना निकल जाए, दोनों लिख दिए। एक और चीज मैंने आपको बता ही दिया कि काबुल चावला जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट जजमेंट था अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, काबुल चावला Delhi High Court judgment. It is a very good judgment. It was for all search assessments, where the assessment could have been only made in case there was any incriminating document found during search. कोई नंबर 2 का कागज यदि इस आज्ञा मिलता है उसी कंडीशन को 148 में डीम हो गया, डीम टू बी इन द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डिपार्टमेंट हो गया खुला सांड, वो कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। अब ये देखिए कि whether these search assessments will be all together new assessments or they will be relating to any document found during course of search. They are overruling Kabul Chawla here because they are saying that we are deemed to be in the possession of information. We are not bound to tell you the information. We are not telling you the information. We know तुम्हारे unsecured loan number 2 के हम एडिशन कर देंगे. We had this information. There is no binding on the department to explain what information it was. So they are deemed to be in the possession of information, and accordingly they can make an addition on any issue they want in surveys and searches. एक चीज याद रखिएगा कि जो वर्ष, ध्यान से सुनिए, जो वर्ष पुराने 148 में नहीं खुल सकता वो वर्ष नई स्कीम में भी नहीं खुल सकता। ये लॉ है कि आप कोई नया लॉ नहीं ला सकते कि पुरानी रिजीम का कोई ऐसा साल खोल सको जो खोला नहीं जा सकता। पुरानी रिजीम में आज खोला नहीं जा सकता तो नई रिजीम में भी खोला नहीं जा सकता। चाहे आपको 10 साल का ब्रैकेट मिल गया है, चाहे इनको 10 साल का ब्रैकेट मिल गया है, तो भी वो साल नहीं खुल सकता जो पुरानी रिजीम में नहीं खुल सकता। ये लॉ है। इसलिए अगर आप कोई बहुत पुराना कोई बोलने की 11, 12, 12, 13 की कोशिश कर रहा है, वो नहीं खोल पाएगा। आज भी नहीं खोल पाएगा तो वो 10 साल में भी आ रहा है। अगर वो पुराने 147 में नहीं खुल सकता तो वो नए 147 में भी नहीं खुल पाएगा। This is the law, and this is what even 149 says. Exactly this. कि those years, वो साल जो पुराने 149 में नहीं खुल सकते, टाइम बार हो चुके हैं,
वो नए 149 में भी नहीं कर। बहुत अच्छा इशू है, मैंने अपने अच्छे इशू थोड़े 3-4 रखे हैं आज के लिए। किसी के यहाँ इलेक्शन के दौरान कैश सीज हो जाए गाड़ी, Are you all aware? You should all should be aware that this is सर्च मानी जाती है। सर्च इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसे पंचनामा दिया जाता है, और जो कैश तभी सीज हो सकता है जब सर्च हो। विभाग आपके यहाँ कैश पड़ा, आप बोले दुकान में कैश पड़ा, कोई इंस्पेक्टर उठा के नहीं ला सकता, आईटी उठा के नहीं ला सकता। सीजर मेमो बनेगा, रिक्विजिशन होगा, सर्च मानी जाएगी, तभी सीज हो सकता, तो इमीडिएटली पंचनामा बनता है। ऐसे ही जब गाड़ियाँ की तलाश चल रही होती इलेक्शन में, तो पुलिस रोकती है, पड़े जी 20 लाख रुपए रजिस्ट करो, सीज। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन आता, सीज करके पंचनामा बना देते। इस आदमी के कितने साल इसने सर्च आज तक का लॉ और इससे पहले भी लॉ 148 सर्च असेसमेंट से पहले का लॉ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें नया लॉ आया नहीं, आज के डेट में 4 ही महीने की लेकिन एक रूल है 112F which says it defines the classes of persons जिनको ये 6 साल पुराने लॉ के हिसाब से नहीं लगेंगे, और सिर्फ वही साल लगेगा जिसमें कैश सीज हो। आपका केस जरूर सेंट्रल सर्किल में चला जाएगा, लेकिन आपको नोटिस आएगा 1 साल जिस साल में कैश सीज हो। Rule 112F, very good rule. You must take the benefit of this rule, keep it in mind. Now the problem ये है कि रूल 112F में 153C और 153A का आज भी हवाला है पुराने सर्च असेसमेंट। नई सर्च असेसमेंट का 148 का हवाला नहीं। मुझे नोटिस आया तो मैंने ऑफिसर को फोन किया, अभी मैंने कहा भैया 3 साल 148 क्यों कर दिया? मैंने कहा 112F है, तो बोला गुरुदेव भाई बोर्ड को लिखो, अभी इसमें चेंज नहीं है। तो सही था, मैंने बोला हाँ चेंज नहीं है। It is just for knowledge that normally there is a rule to support you because they just have this cash. They don't know your history, they have not done any recce. उन्होंने कुछ किया नहीं है आपके ऊपर वर्क, कोई प्रोफाइलिंग नहीं करी आपके ग्रुप की, सिर्फ कैश पकड़ा गया। तो कैश किसी का भी हो सकता है, एक्सप्लेन कर देगा, या नहीं एक्सप्लेन करेगा तो ऐड हो जाएगा, एक्सप्लेन कर देगा तो छूट जाएगा, छूट भी जाता है, एक्सप्लेन कर दीजिए। नॉर्मली आजकल लोग क्या करते हैं, जब कैश लेके आ रहा था तो कैश विड्रॉल स्लिप साथ लेके चलता है कि साहब अभी बैंक से निकाल के लाए, ये इस बैंक का वेरीफाई कर लें। इनकम टैक्स वेरीफाई करता है, छूटना हजारों बार छूटा है, लेकिन अटक जाए तो सेंट्रल सर्किल में उसका कुछ आदमी का, चाहे वो नौकर हो चाहे वो ड्राइवर हो, उसके नाम का पंचनामा बना और गया सेंट्रलाइज, और स्क्रूटनी होगी, फिर वो बोलेगा भाई साहब तो इस ग्रुप का था, भाई साहब वो इस ग्रुप का था, भैया मैं कैश निकला देता हूँ, भाई साहब भैया ले जा रहा था। बट रूल 112F मैं आपको सिर्फ भी बताना चाहता था कि ऐसा रूल है जिसमें आप अपने इन नंबर ऑफ ईयर्स को रिड्यूस करके रेलेवेंट ईयर पे आ सकते। Another very hot burning issue these days is bogus purchases. I will want you all to interact because the issue बहुत अच्छा है, और आप लोग अगर बात करोगे, समझोगे, जवाब दोगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा। ऐसा है बोगस परचेजेस, लोग लेते थे बोगस बिल्स, क्यों लेते थे? प्रॉफिट रिड्यूस करने के लिए, किसी और कारण से। कई बार बोगस बिल लेके परचेज लेके बोगस सेल भी करते हैं। हमारे क्लाइंट है जो कहता है टर्नओवर बढ़ानी है, यह किया है काम, कोई बात बहुत लिटिगेशन हुआ तो बॉम्बे हाईकोर्ट में डिसीजन आया बड़ा अच्छा, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट भरा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट एक हाईकोर्ट है जो असेसिंग की प्रैक्टिकलिटीज को समझता है, बहुत लीनियंट रहता है। उस जजमेंट में ये कहा गया कि
जीपी रेट लगा दो बोगस परचेजेस। जो जीपी एवरेज जीपी चल रहा है 5%, 7%, फिर एक बेंचमार्क 12.5% कर दिया। क्यों लगा दो जीपी, ये बताइए, कौन बताएगा कि जीपी क्यों लगा दो? पूरा क्यों ना जोड़ो? मैं बता, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन था कि भाई माल तो सप्लाई हुआ है, यही तो है कि उसने सस्ती जगह से लेके महंगे से बिल ले लिया, या महंगे से बिल लिया, उसको चेक से पेमेंट करी, कैश निकाल के सस्ता खरीद लिया। तो जीपी जोड़ो, परचेज तो जेन्युइन, परचेज तो हुआ है तभी माल बिका है ना, तो माल कैसे बिका? ठीक है, माल होगा ही नहीं तो बिके हैं? माल होगा नहीं तो सेल डाउटेड नहीं है, the sales are not in doubt, तो बैड रिटर्न है, सब है, सब बता रहे सेल हुई है साहब, और सेल ही मैं इनकम दिखा रहा हूँ अपनी, सेल एंड क्रेडिटिंग में P&L। तो वही चीज है, जीपी के एडिशन होना शुरू हो गए, खूब करवाए, मजे आए, सस्ते में काम हो गया, छोटे एडिशन में करोड़ पे 8 लाख रुपए इनकम जुड़वाई, मौज करी। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हाल में, जिसने दिल्ली आसपास के शहरों के ना धुएं निकाले। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जीएसटी में, लेकिन है वो इनकम टैक्स के हद पे। मैं पढ़ के सुनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। और वो जजमेंट आयरॉनिकली कर्नाटका हाई कोर्ट तक ने असेसी के फेवर में दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करके असेसी के अगेंस्ट। The judgment is State of Karnataka versus Ecom Grill Coffee Trading Private Limited. It says, dealer claiming input tax credit on purchase ought to prove and establish actual physical movement of goods and genuineness of the transaction. It is noted that in order to establish the same, the dealer should furnish the name and address of the selling dealer, details of vehicle which delivered the goods, payment of freight charges, acknowledgement of taking of delivery of goods, tax invoices and payment particulars under VAT Act. It also noted that if the purchase dealer failed to prove the purchase physical movement of the goods on which ITC is claimed, the assessing officer is justified to reject the ITC claim. और दिन दूर नहीं, जब आपसे फास्टैग की रसीद साथ मांगी जाए और मूवमेंट बोलेंगे स्नैपशॉट फास्टैग का भी दे दो भैया, इस गाड़ी का नंबर दिया ना तुमने, वो रूट बताओ इस डेट में कार डिलीवर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मतलब इसकी गाज गिरेगी बोगस परचेजेस किसी ना किसी से, कोई अड़ गया तो फेसलेस। लेकिन दिस जजमेंट इज इन फोर्स। एक और कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट इसी लाइन पे आया, तो मैं इन्वेस्टिगेशन वाले का बैठा था, मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई सेल भी उसने बोगस ली है, केस बोगस है तो सेल भी बोगस है। मेरा एक क्लाइंट था, कहता गुरुदेव भाई तुम्हारे केस को नहीं लगा रहा, लेकिन हम तो परचेज ही बोगस मानेंगे, सेल जेन्युइन मानेंगे। हम सेल का डाउट कर रहे हैं, सेल हम नहीं डाउट कर रहे, सेल तो तुम्हारी इनपुट ही दिखाई, हम परचेज डाउट कर। कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? Where name of the assessee was found in the list of beneficiaries of accommodation entries by way of bogus purchase bills, and the assessee did not produce any document to explain purchase transaction, but rather stated that 2% of bogus purchases may be treated as my income, the entire amount of bogus expenditure is to be added in the hands of the assessee. So, अगर ऐसे हाईकोर्ट जजमेंट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो डिपार्टमेंट वाला तो अपने फेवर वाला लगाएगा। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो जजमेंट है काबुल चावला, क्योंकि सर्च वर्च इन सब की बातें चल रही, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल ओवर इंडिया के सारे हाईकोर्ट एसएससी के फेवर में, सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट एसएससी के खिलाफ। इसलिए लखनऊ बेंच या तो आईटीएटी में इन जजमेंट्स को ज्यादा डिसाइड नहीं करती या अगेंस्ट डिसाइड कर देती है, मजबूरी है।
Rajkumar Agarwal and Mehndipur Balaji. Mehndipur Balaji is just delivered 2 months back. Incriminating petition नहीं होना, पूरे petition. तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो सब दे चुका हूँ, ये जोड़ जाड़ के भेज देगा अपने आप पूरी बैलेंस शीट, कुछ नहीं करते हो, जोड़ी रहेगी, ट्रिब्यूनल से सेट असाइड होगा एक बार फिर करने के लिए। एक इशू है रीअसेसमेंट्स इन द केसेस ऑफ मर्ज्ड कंपनीज। एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड जो बी में मर्ज हो गई, आइडेंटिटी खत्म। बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं इस पे, स्पाइस करके है, स्काईलाइट करके, दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत बड़ी, कि जो कंपनी जो मर्ज हो गई वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और उसका केस नहीं खोला जा सकता, क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता भी हो तो ये विभाग की जिम्मेदारी है पता करने की। कई जजमेंट से भी कहते हैं कि एसएससी की जिम्मेदारी है बताने की, कई जजमेंट से भी कहते हैं कि एसएससी ने बता दिया था, कई कहते हैं नहीं बताया था। फिलहाल एसएससी के फेवर में इशू था। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट महागुन रियल्टर्स, वेरी लैंडमार्क जजमेंट। उसमें क्या था कि महागुन की ए कंपनी बी में मर्ज हुई, महागुन ने ए की रिटर्न भरी ए के नाम से। महागुन ने ये सोचा कि मैं बाद में चैलेंज करूंगा, जब क्रिमिनल पहुंच जाऊंगा तो चैलेंज करूंगा, सब इलीगल है, मेरी तो मर्ज हो चुकी थी। महागुन के उस कंपनी के ए कंपनी के डायरेक्टर्स भी जो मर्ज हो चुकी है वो भी साइन कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी नहीं बता रहे, और ये मैटर लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है मर्ज तो है, मान लिया एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी का कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस बढ़ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने हिला दिया। जब ये कहा, इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाई बाय इम्प्लीकेशन ये होना शुरू हो गया कि भाई ये तो जितनी मर्ज कंपनी है उनका तो रीअसेसमेंट वैलिड हो। लेकिन इस केस के ना डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। इस केस में एसएससी ने कभी नहीं बताया महागुन ने कि साहब मेरी कंपनी मर्ज हो गई। महागुन छुपाता ही था, महागुन गेम खेल रहा था इनकम टैक्स के साथ, और बहुत टाइम खेलने के बाद 5-6 साल तक जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने महागुन के केस को रिवर्स किया और ये कहा कि असेसमेंट महागुन की एक कंपनी में ही होनी चाहिए और वो वैलिड है, और जो भी कहा बहुत गलत कहा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन फिर आया दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अभी रिसेंटली सोनी वर्ल्ड में, सोनी टीवी में, जिसने ये कहा कि महागुन के फीचर्स डिस्टिंग्विशेबल ऑन फैक्ट्स। सोनी ने जैसे ही एमलगमेशन हुआ अपना ऑर्डर दिया एओ को, और एओ को बताया कि साहब हम मर्ज हो चुके हैं, आप संज्ञान में ले लीजिए, इसका पैन करिए कैंसिल, हम नहीं है। तो आगे जब रीअसेसमेंट हुई तो ठीक हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डिपार्टमेंट छुपाया तो नहीं। इस ग्राउंड पे दिल्ली हाई कोर्ट ने महागुन सुप्रीम कोर्ट को डिस्टिंग्विश किया और एसएससी के फेवर में जजमेंट। यदि आपका कोई मर्जर होता है तो कृपया ये ध्यान रखें कि यू हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट एंड नॉट प्ले विद द डिपार्टमेंट। बड़ा मजेदार जजमेंट, आप लोगों को पता होगा, 43B एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सारे हाई कोर्ट शायद इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसीजन दिया होगा कि 43B में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज टू बी अलाउड। हजारों जजमेंट है ऐसे, मेरे पास थीसिस है, मतलब इतनी बड़ी पेपर बुक फाइल करता है जजमेंट्स, एओ की हवा खराब हो जाए कि मेरे खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट आया डिपार्टमेंट की फेवर, चेकमेट सर्विसेज का लैंडमार्क जजमेंट, जो ये कहता है
कि अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पीएफ एक्ट की डेट के बाद जमा हुआ है, इट इज टू बी डिसअलाउड एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 43 बी। आप ये नहीं सोच सकते कि फाइनेंस एक्ट 21 में ये आ चुका है लेजिस्लेचर। अगर हम स्पष्ट करिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भूल जाए, तो हमने एसएससी को बोल दिया भैया अब गलती मत करना, लॉ में आ गया, आगे से ये नहीं हो पाता, हाई कोर्ट के जजमेंट नहीं चलेंगे। लॉ में आ चुका है कि टाइमली जमा होना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भैया बाहर है 43 की बी के, इसलिए भाई समय से जमा कराना, तो लॉ में आ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस लॉ की कोई वक़्त नहीं रखी, वो जीरो हो गया और पास्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट। जितने केसेस आज तक पेंडिंग होते थे, लॉ ऑफ लैंड है भैया, ये तो करेक्ट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आज से जजमेंट नहीं है। ये मत सोचना कि आज जजमेंट दिया है आगे को लागू होगा, ये लॉ ऑफ लैंड है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इससे जितने लिटिगेटिंग केसेस हैं सीआईटी अपील पे या ट्रिब्यूनल में, ये आपके खिलाफ ही होने, चेकमेट सर्विसेज रिवर्स नहीं होने। हाल फिलहाल में कल मनोज मंगल जी बैठे हैं, उन्होंने एक जजमेंट डाला था सुप्रीम कोर्ट का चैरिटेबल ट्रस्ट में, इसमें सोनली वर्ड को और चैरिटेबल वर्ड को उन्होंने किया है। उस जजमेंट में लिखा है कि ये जजमेंट हम आज से सोसाइटी वालों को आगाह कर रहे हैं कि ठीक हो जाओ, आगे के लिए सुधार लो, जजमेंट को फॉलो कर लो, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा रहे। ये सुप्रीम कोर्ट को चेकमेट सर्विसेज में करना चाहिए था, क्योंकि हजारों जजमेंट है हाई कोर्ट के, आज तक कितनी अपीलें अलाउ हो चुकी हैं 43 बी पे। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना आगे से कर लो भाई, आगे से जो पकड़ा गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिलेड वो जोड़ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितनी पेंडिंग अपील्स हैं, और आप मजा देखिए कि ट्रिब्यूनल में पिछले 6 महीने में जो ऑर्डर होते हैं ना, दे आर रेक्टिफाइबल इन द सेंस कि वो डीआर जो डिपार्टमेंट का बंदा है वो 254 सेक्शन में मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करता है, सुप्रीम कोर्ट इज इन आवर फेवर, दिस ऑर्डर इज रॉन्गली पास्ड and should be reversed and checkmate services should be followed। दिल्ली ट्रिब्यूनल इसी काम पे लग गई है कि जितने 6 महीने में ऑर्डर हुए हैं वो सब रीओपन होंगे, मेडिशन हो। इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ ड्रैकोनियन, मतलब कई बार जब आप अपने एसएससी को देखते हैं जिनके 40 करोड़ के डिलेज है, तो अपनी बढ़ जाती है भाई कि निकालेंगे कैसे। तो इसलिए यू शुड एडवाइज योर क्लाइंट्स कि कुछ हो जाए टीडीएस एंड पीएफ एंड ईएसआई और नॉट चैप्टर्स टू बी टेकन राइट, नॉट एट ऑल। आज तो सब कंप्यूटराइज है, प्रोसिक्यूशन भी कंप्यूटराइज निकलता है, 276 नोटिस कंप्यूटराइज निकलता है। तो छोटे छोटे इश्यूज पे कंपाउंडिंग करानी पड़ती है, 10-10, 20-20 गुना टैक्स जाता है। टीडीएस टाइमली जमा कराइए, अपना कंप्लायंस टाइमली करिए। ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं सरकार की फेवर में। ये याद रखिए कि सरकार जो एसएससी के फेवर में जजमेंट आ जाए सामने, उसको ओवररूल करने के लिए कोई वो नहीं छोड़ेगी कि लॉ में इसका काट आ जाए। आजकल तो वो भी खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के पेपर में करने ही बंद कर दिया, खिलाफ ही कर रहा। चैरिटेबल एजुकेशन पे ऐसा ले आया, हल्का सा भी प्रॉफिट, हल्की सी प्रॉफिट एक्टिविटी मान ली, ये कहेंगे जी बस वाले कितना देते हो, बोलेंगे कि हम 10 रुपए डीजल पर किलोमीटर का पेमेंट करते हैं। बस वाले से मुझे बोला भैया 4 रुपए खर्चा है, ज़्यादा दे रहे हो, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी एजुकेशन एक्टिविटी विड्रॉ। प्रॉफिट एलिमेंट जहाँ पता कर लिया उन्होंने, मतलब मुझे लगता है एग्जेम्पशन एक नई इन्वेस्टिगेशन नहीं बनेगी एग्जेम्पशन की। ऐसे जजमेंट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज पे, स्कूल्स पे आ रहे हैं, एजुकेशन पे आ रहे हैं। कल ही पढ़ा है गुजरात की फेडरेशन का जजमेंट आया, मंगल साहब ने डाला है आईटी के बाद में। तो कोई एजुकेशन को डिफाइन कर दिया उन्होंने भाई, जो ये कराते थे योगा क्लासेस, स्किल्ड क्लासेस, ये सब बाहर हो जाएंगे एजुकेशन। तो 12 में 10, 23 सीजीए बैठे सब बाहर हो जाएंगे।
और यही सुप्रीम कोर्ट जो कल पोस्ट हुआ है ग्रुप पे वही लगेगा। तो इससे अच्छा इनको एओपी में असेस करा दो ना, खर्चे डाल के एओपी बना के असेसमेंट करा, ज्यादा बेटर है। ऑडिट कराओ, मुझे बताओ क्या करना 12 लेके 11-12 लेके, अगर ऐसी जजमेंट सामने होता खुद ही बना दो, एओपी करके असेस करा दो, कम से खर्चा तो मिलेगा। Whether penalty under section 270A can be levied in cases where there are disallowances like 43B. There is definitely under-reporting of income, but it says that where there is a bona fide belief के अंडर रिपोर्टिंग में एक जगह लिखा है where there is a bona fide belief of the assessed, penalty shall not be levied. तो ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाले केस में मेरे पास तो bona fide belief थी, क्योंकि जिस दिन मैंने क्लेम किया उस दिन हाई कोर्ट मेरे फेवर में था। तो इस पे भी जजमेंट है कि रिलायंस ऑन द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट व्हिच इज इन एग्जिस्टेंस is a bona fide belief. So you should fight your cases on these lines when you come to 270A on such conditions, like 43. इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा। Can the department say, फर्ज करिए मेरा केस ट्रिब्यूनल में है, लीगल इशू, मेरे केस में ट्रिब्यूनल ने रिलीफ दे दिया लीगल इशू, उस लीगल इशू पे डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में, डिपार्टमेंट ने नहीं माना। कैन द डिपार्टमेंट से दैट आई एम इन द हाई कोर्ट, इसलिए मैं तुम्हारा अगला साल भी खोल दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा या ये कर दूंगा, खुलते ही और हम कुछ करते भी नहीं, खुलते ही हिस्ट्री बनती है। Can the department say कि ऐसा we have challenged your judgment, so it is not final? So, is the AO bound by the order of the tribunal or not? Is my question. Anybody? ऑर्डर तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए है ना, कुछ भी हो, इशू डिसाइडेड है मेरे फेवर में, इट इज बाउंड। सुप्रीम कोर्ट से के अंदर ऐसे एओ कह रहा है, अगर एओ कह रहा है कि हम बाउंड नहीं है, तो एक विभाग का एक हिस्सा कह रहा बाउंड नहीं है, एक कह रहा बाउंड है, ट्रिब्यूनल कह रहा हम बाउंड है, हमने सही जजमेंट किया है, और विभाग का ही बंदा कर रहा नहीं, गलत किया ट्रिब्यूनल, तो वो प्ली नहीं ले सकता, एओ इज बाउंड। इस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। स्क्रूटनी होती है, सेक्शन 241 ये है उन केसेस के लिए जहां पर रिफंड पेंडिंग है और वो सब स्क्रूटनी में आ जाता है। अमूमन इन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिफंड रोक दिया जाता है, क्योंकि लॉ भी यही कहता है, लॉ ये कहता है कि वो रिफंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन लॉ और कुछ भी कहता है जिसका हम ध्यान नहीं देते। लॉ ये कहता है कि उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड करेगा एओ और स्पेसिफाइड अथॉरिटी को लिखेगा, कमिश्नर को, कि मैं रिफंड इसलिए रोक रहा हूं, और तभी मैं रिफंड रोक सकता है। फर्ज करिए आपका रिफंड है 50 करोड़ का और आपका एसएससी बिल मिला रहा है कि भैया मेरा रिफंड लाओ, मैं कह रहा हूं स्क्रूटनी में, तो आपको उस तह तक जाना है कि स्क्रूटनी में एओ ने स्क्रूटनी लेने से पहले क्या किया, रिफंड क्यों नहीं दे रहा, क्या वो रीजंस रिकॉर्डेड है कि इसलिए रिफंड नहीं दूंगा।
और उसने अप्रूवल ले रखी है ऊपर, अगर नहीं ले रखी तो आप रेट करिए हाई कोर्ट में, आपको रिफंड मिल जाएगा। ऐसा हुआ है मेरी से। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ले लिया है आप लोग भी, लंच टाइम हो गया है। अतुल भाई को भूख लगी है। Anything else from my side? Let me know. And in case you want any citation, किसी को चाहिए हो so you can contact me. मेंबर्स की क्वेरी हो कोई तो 148 148 पे तो सर आईटीसी जीएसटी वाले केसेस तो काफी हो रहा है जिसमें आईटीसी उसको बोकस मान के विदाउट मूवमेंट ऑफ द गुड्स उस पर तो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स भी बिल्कुल लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, इट कैन अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट, इट हैज लेड डाउन अ प्रिंसिपल दैट विल बी फॉलोड। क्लियर कह रहा है सुप्रीम, अब बहुत ड्रैकोनियन है, बहुत डरावना है ये जो जजमेंट है। जीएसटी को तो इम्पैक्ट करेगा, इनकम टैक्स को भी कर देगा। उसको तो सर हाई कोर्ट भी नहीं तो रिलीफ दे रहा है ना इसमें तो। कर्नाटक हाई कोर्ट को रिवर्स किया भाई, हाई कोर्ट फेवर में था सर काफी केस गए हुए सब लार्ज बेंच को रेफर कर रहे हैं सर, कितने भी जीएसटी भाई। लार्ज बेंच को रेफर करके क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया ना, ये उसी को फॉलो कर लेगा लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो गया वो। थैंक यू सर, थैंक यू।